प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे, जहां पूजा करने के बाद वो भजन कीर्तन में भी शामिल हुए। नासिक का कालाराम मंदिर गोदावरी नदी के किनारे मौजूद है। इसे रामायण का वही पंचवटी माना जाता है, जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने कुछ वक्त बिताया था। और उसी पंचवटी के कालाराम मंदिर में पूजा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई, जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने अनुष्ठान की जानकारी दी और नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा पाठ के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में पुजारियों के बीच बैठकर कीर्तन किया। उन्होंने मंजीरा बजाया और कालाराम मंदिर के परिसर में बैठकर राम नाम का भजन गाया। अपने अनुष्ठान के पहले दिन प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में लंबा वक्त बिताया। उन्होंने सबसे पहले वहां पूजा और आरती की, फिर मंदिर परिसर में रामायण के महाकाव्य कथा पाठ का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने रामायण का युद्ध कांड सुना। खास बात यह रही कि मंदिर में इस खंड का पाठ मराठी भाषा में किया गया था और प्रधानमंत्री ने AI अनुवाद के माध्यम से इसे हिंदी में सुना। उवाच भ्रातरम रामो लक्ष्मणम शुभ लक्षणम। कालाराम मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे बना है और वहां पर प्रधानमंत्री ने केवल पूजा ही नहीं की, बल्कि कालाराम मंदिर में सफाई करके स्वच्छता का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने नासिक में यूथ फेस्टिवल में भाषण देते हुए लोगों से भी अपील की कि देश भर के तीर्थ स्थलों को साफ रखें। और इस अपील से पहले प्रधानमंत्री ने खुद कालाराम मंदिर में सफाई की। वो खुद बाल्टी में पानी भरकर मंदिर परिसर में लाए और फिर मंदिर में पोछा लगाया। मंदिर में सफाई करके प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों को साफ रखने का संदेश दिया। नासिक में यूथ फेस्टिवल को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से यही अपील की। सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तीर्थ स्थलों की सफाई का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई करके इसकी शुरुआत कर दी और लोगों को इन 11 दिनों में अपने अपने शहरों के तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने का संदेश दिया। कालाराम मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है और पंचवटी क्षेत्र का राम के जीवन में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि 14 साल के वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी क्षेत्र के दंडकारण्य वन में कुछ साल बिताए थे और इसीलिए प्रधानमंत्री के अनुष्ठान की शुरुआत नासिक से होना अहम माना जा रहा है। क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि नासिक के जिस पंचवटी क्षेत्र में यह कालाराम मंदिर है, राम ने वनवास के दौरान इसी क्षेत्र में कुटिया बनाई थी। प्रधानमंत्री ने भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपना 11 दिन का अनुष्ठान यहीं से शुरू किया। इससे पहले उन्होंने सुबह सुबह एक ऑडियो शेयर किया और इस अनुष्ठान की जानकारी दी। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने करीब 10 मिनट के संदेश की शुरुआत राम राम बोलकर की और बताया कि अपने 11 दिन के अनुष्ठान में वो यम नियमों का पालन करेंगे। शास्त्रों के मुताबिक किसी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ कड़े नियमों का पालन करना होता है। यम नियम वही नियम है। इनमें 5 बातों का खास ख्याल रखना होता है। इनमें सुबह सुबह जागना, पूजा पाठ करना और साधारण खाना खाने जैसे नियम शामिल हैं। अपने 11 दिन के अनुष्ठान में प्रधानमंत्री इन्हीं नियमों का पालन करेंगे। नासिक के कालाराम मंदिर में इसकी झलक भी दिखी, क्योंकि नासिक दौरे पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कालाराम मंदिर में पूजा पाठ और भजन कीर्तन किया और फिर नासिक में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री वहां नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन इससे पहले वो नासिक की सड़कों पर निकले और एक खुली गाड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ नजर आए। रोड शो के लिए प्रधानमंत्री की गाड़ी फूलों से सजाई गई और इस पर प्रधानमंत्री के साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों सवार हुए। रोड शो के दौरान सभी नेताओं ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। सड़क के दोनों तरफ खड़ी भीड़ ने भी पीएम के काफिले पर फूल बरसाए।
प्रधानमंत्री को देखकर लोगों में जबरदस्त जोश नजर आया। ये रोड शो करीब आधे घंटे तक चला और फिर प्रधानमंत्री और रोड शो में शामिल बाकी नेता नेशनल यूथ फेस्टिवल में पहुंचे। वहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। उधर अयोध्या में होने वाले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अक्षत लेकर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। वो 3 दिन के अमेठी दौरे पर हैं और दौरे के पहले ही दिन वो अक्षत लेकर लोगों के बीच पहुंच गईं। उन्होंने अमेठी के चिलौली गांव में लोगों को रामलला के दर्शन का न्योता दिया और शंख बजाकर अक्षत बांटना शुरू किया। स्मृति ईरानी जैसे ही महिलाओं के बीच पहुंची वो खुश हो गई। एक महिला तो इतनी खुश हुई कि उसने स्मृति ईरानी को गले से लगा लिया। स्मृति ईरानी ने भी खुश होकर उसे अपने गले में पड़ा राम नाम का पट्टा पहना दिया और फिर उसके हाथों में अक्षत दिया। वो गांव में घूमी। पहले उन्होंने लोगों को अक्षत दिया, फिर रामलला के दर्शन का निमंत्रण पत्र सौंपा। इस दौरान बैंड बजता रहा और राम नाम का नारा लगता रहा। स्मृति ईरानी ने घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांटे। एक घर में तो उन्होंने अक्षत एक बुजुर्ग महिला के हाथों में रखा। अरे पीछे आ जाओ भैया। वैसे स्मृति ईरानी जन संवाद विकास यात्रा के लिए अमेठी पहुंची हैं। इस कार्यक्रम के तहत वो अलग अलग गांवों में चौपाल लगाकर लोगों की बात सुनेंगी। उधर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उज्जैन के महाकाल मंदिर में 5 लाख लड्डू भेजने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद मंदिर समिति लड्डुओं को तैयार कराने में जुट गई और इसके लिए उज्जैन जिले के डीएम खुद अपनी देखरेख में लड्डुओं को तैयार करवाते दिखाई दिए। एक बड़े से हॉल के अंदर कई लोग पूरी साफ सफाई के साथ लड्डू बनाते दिखे। इस दौरान कोई कढ़ाई में बेसन तैयार करता दिखा तो कोई तैयार हो चुके लड्डुओं की पैकिंग करता नजर आया। महाकालेश्वर मंदिर समिति का लक्ष्य बाबा महाकाल के धाम से लड्डुओं को तैयार करके 21 जनवरी तक अयोध्या पहुंचाने का है। ये लड्डू जो तैयार हो रहे हैं, इन लड्डुओं को जो है युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लड्डुओं को तैयार करवाने के लिए 100 कारीगर लगाए गए। महाकाल धाम में तैयार हो रहे एक लड्डू का वजन करीब 50 ग्राम यानी 5 लाख लड्डुओं का वजन करीब 250 क्विंटल के करीब होगा और कीमत के हिसाब से ये 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के होंगे। यानी शिव के धाम से राम नगरी में 1 करोड़ के लड्डुओं का प्रसाद भेजने की तैयारी है। इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू नदी की साफ सफाई के लिए खास इंतजाम किए गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले घाटों को चमकाने में प्रशासन दिन रात जुटा है। और इतना ही नहीं, 22 जनवरी से पहले और 22 जनवरी को सरयू नदी में पानी का बहाव बिल्कुल सही हो, इसके लिए सेंट्रल वाटर कमीशन की एक टीम को लगा दिया गया। ये टीम इस बात का ध्यान रखेगी कि नदी में पर्याप्त पानी हो और पानी की क्वालिटी बेहतर हो। जल स्तर कितना है, मतलब कितना सुटेबल है, डेली मतलब कितना रेट से फ्लो हो रहा है, उसका पूरा मेजरमेंट किया जाता है। पानी के स्तर की जांच और साफ सफाई के साथ ही सरयू नदी के घाट पर दूसरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। कोलकाता से मंगवाई जा रही खास तरह की इलेक्ट्रिक नाव के लिए सरयू के नए घाट पर एक चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगी और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं उस नाव को देने वाली वो होंगी यहाँ पर। यानी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रशासन अयोध्या की सड़कों और गलियों को ही नहीं चमका रहा, बल्कि सरयू के घाटों को भी दमकाया जा रहा। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा। कि महान अवसर पर आमंत्रण प्राप्त कर मैं अभिभूत हूँ। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले मेहमानों को खास तोहफा दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक करीब 8000 अतिथियों को गीता प्रेस की तरफ से अयोध्या दर्शन और राम से जुड़ी किताबें दी जाएंगी। प्रेस की स्थापना का लक्ष्य पूरा हुआ। खबर है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। इसके साथ ही उस दिन राम भक्तों को प्रसाद देने के लिए देसी घी के लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। उधर डीआरडीओ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली।
सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर में इसका टेस्ट किया गया और इस दौरान मिसाइल ने अपने टारगेट को नष्ट कर दिया। इस कामयाबी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को स्मार्ट टैबलेट बांटी। उधर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में कन्नूर जिले में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पोस्टर बैनर लेकर डीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें डीएम ऑफिस के बाहर ही रोक दिया और इसके बाद गुस्से से भड़के कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने गेट के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। इसके कुछ देर बाद ही वहां पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी डटकर उनका मुकाबला किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता तो हाथ में झंडे लेकर वहां लगे बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। लेकिन वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार और तेज कर दी और इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने पानी की बौछार करने वाली गाड़ी को ही घेर लिया, जबकि कुछ कार्यकर्ता उस गाड़ी के ऊपर चढ़ते नजर आए। लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी एक एक कर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने लगे और इसकी वजह से वहां झड़प हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धक्के मारती नजर आई और जब इसका विरोध किया गया तो पुलिस के जवान उन्हें डंडे मारते दिखाई दिए, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं को तो पुलिस कर्मियों ने सड़क से खींचकर बस में बैठा दिया। इसके बाद बाकी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और वो पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान आरोप लगा कि पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी की, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए और पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए उनके बाल तक खींचे। ये कार्यकर्ता केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध करने पहुंचे थे। उन्हें कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वो पिछले महीने सचिवालय के बाहर हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसमें हिंसा भड़क गई थी। इधर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दोबारा राज्यसभा सांसद बन गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीटें जीत लीं। पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह, एनडी गुप्ता और स्वाति मालीवाल निर्विरोध चुनाव जीत गए। संजय सिंह और एनडी गुप्ता लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए, तो स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा जाएंगी। सिक्किम की एकमात्र राज्यसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दोरजी शेरिंग लेप्चा ने जीत हासिल कर ली। इस सीट पर वो निर्विरोध चुने गए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर 18 जनवरी को एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए देश भर की सुरक्षा की भी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों और खुफिया विभाग की टीमों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। उधर पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम ने ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों के घर पर एक साथ रेड कर दी। पिछले हफ्ते संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हमला हो गया था। लेकिन उस हमले के हफ्ते भर बाद ही ईडी के अफसर फिर से एक्शन में आ गए। ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों सुजीत बोस और तापस रॉय के घर सुबह सुबह धावा बोल दिया। ईडी का टीम काफी ईडी की टीम चौकस है। वो लोग ज्यादा प्रोटेक्शन लेके आए हैं और जो स्थानीय जो पुलिस है वो भी है। ईडी के अफसरों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात दिखे। छापेमारी से पहले सीआरपीएफ के जवानों ने सुजीत बोस के घर के आसपास के इलाके को घेर लिया। सड़क पर, गलियों में और उनके घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स मौजूद दिखी। रेड के दौरान सुरक्षा में तैनात जवान अपने साथ आंसू गैस के गोले लेकर आए थे। यानी छापेमारी के दौरान किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। ईडी ने कोलकाता में सुजीत बोस के 2 ठिकानों को कई घंटों तक खंगाला। सुजीत बोस ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं और ईडी के सूत्रों के मुताबिक सिर्फ मंत्री सुजीत बोस ही नहीं बल्कि टीएमसी विधायक तापस रॉय और एक पार्षद के घर भी छापेमारी की गई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक नगर निगम की भर्तियों में घोटाले की साजिश कोलकाता में ही रची गई थी और आरोप है कि उस भर्ती घोटाले में टीएमसी के 3 नेताओं की अहम भूमिका थी।
सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के नगर निगमों और नगर पालिकाओं में 2014 से 2018 के बीच नौकरी घोटाला हुआ था। आरोप लगा कि 250 लोगों को नियमों की अनदेखी करके नौकरियां दी गईं। अप्रैल 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती में गड़बड़ी की जांच करने का निर्देश केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दिया था। घोटाले की जांच में सीबीआई ने ईडी को भी शामिल कर लिया और उसी सिलसिले में ईडी के अफसर भारी भरकम फोर्स के साथ टीएमसी के इन नेताओं के घर पहुंच गए। ईडी की एक टीम सुजीत बोस के घर को खंगाल रही थी, तो दूसरी टीम टीएमसी विधायक तापस रॉय के ठिकाने पर छापेमारी में जुट गई, जबकि ईडी की तीसरी टीम उत्तरी दमदम नगर पालिका के पार्षद सुबोध चक्रवर्ती के घर रेड करती दिखी। लेकिन ईडी के इस ताबड़तोड़ एक्शन से पश्चिम बंगाल की सियासत में घमासान शुरू हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता दिया और दो टूक कहा कि बीजेपी के इशारे पर ईडी ये एक्शन ले रही है। ईडी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए साफ साफ कहा कि छापेमारी तो चोरों के घर ही होती है। चोरेদের বাড়িতে ইডি যাবে, এটা মিউনিসিপাল রিক্রুটমেন্ট স্ক্যাম, আপনারা অতীত ইতিহাস জানেন। पश्चिम बंगाल में अलग अलग घोटालों की जांच में जुटी ईडी टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसती जा रही है। पिछले हफ्ते राशन घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड हुई थी। लेकिन संदेश खाली गांव में छापेमारी के दौरान हजारों लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। ईडी के अफसरों से मारपीट हुई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। बंगाल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते बाद उस हमले में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पकड़े गए उन दोनों आरोपियों पर 5 जनवरी को ईडी के अफसरों पर जानलेवा हमले का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों को बसीरहाट जिले में पुलिस की एक टीम ने दबोच लिया। 5 जनवरी की घटना के बाद वो दोनों संदेश खाली से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने अपने सूत्रों के जरिए दोनों फरार आरोपियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और पश्चिम बंगाल पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बसीरहाट से पकड़े गए दोनों आरोपी ईडी और सीआरपीएफ पर पथराव करने वाली भीड़ में मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि दोनों की पहचान के लिए पुलिस हमले वाले दिन के वीडियो खंगाल रही है। 5 जनवरी को हुए हमले में ईडी के 3 अफसरों को गंभीर चोटें आई थी, जबकि सीआरपीएफ की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उधर पंजाब पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के करीबी कैलाश खिचन को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कैलाश खिचन की गिरफ्तारी जलंधर से हुई। खबर है कि उससे हुई पूछताछ में पता चला कि वो रिंदा के निर्देश पर पंजाब में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस से पहले हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए थे और उन्हें दिल्ली एनसीआर के एक गैंगस्टर तक पहुंचाने का प्लान था। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक आधा किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। खबर है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन की सप्लाई करने का प्लान था, लेकिन बीएसएफ ने उस ड्रोन को भी जब्त कर लिया। उधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई से चौंकाने वाली एक घटना सामने आई। वहां शोएब शेख नाम के एक आदमी ने अपनी बैंक मैनेजर गर्लफ्रेंड की होटल में हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक होटल के कमरे में पहले आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाया और फिर उसकी हत्या कर दी। और हत्या की इस वारदात की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी की रात करीब 9 बजे प्लान के तहत आरोपी शोएब अपनी गर्लफ्रेंड अमित कौर के साथ नवी मुंबई इलाके के एक लॉज में पहुंचा। उस दिन अमित कौर का बर्थडे था और दोनों अपने साथ खाने पीने का सामान साथ लेकर वहां आए थे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नवी मुंबई के तुर्बे के अश्वी लॉजिंग में दोनों लोग आए थे। बाकायदा दोनों लोगों ने एंट्री की, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि शोएब का प्लान जन्मदिन मनाने के बहाने अमित कौर की हत्या करने का है। लॉज के मैनेजर के मुताबिक करीब 2 घंटे बाद शोएब अमित कौर की हत्या कर वहां से फरार हो गया। मैं भी नॉक किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने देखा तो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, खुला था। कमरे के अंदर अमित कौर का शव बिस्तर पर पड़ा था। लॉज के मैनेजर को लगा कि वो सो रही हैं। इसी दौरान मुंबई पुलिस ने साकीनाका इलाके से शोएब को गिरफ्तार कर लिया।
और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने अमित कौर की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक 35 साल की अमित कौर एक बैंक में मैनेजर थी और अपने पति से तलाक लेकर मां और बेटी के साथ मुंबई के साइन इलाके में रहती थी। और सितंबर 2023 में उनकी खुद से 11 साल छोटे शोएब शेख से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई। पुलिस के मुताबिक शोएब मुंबई के साइन इलाके में मौजूद एक गैराज में काम करता है, जबकि अमित कौर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक बैंक में मैनेजर थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शोएब को शक था कि अमित कौर का संबंध किसी और से भी है। इसी शक की वजह से उसने उनकी हत्या का प्लान बनाया। प्लान के तहत वो 8 जनवरी को अमित कौर को लेकर इसी लॉज में पहुंचा था। दावा किया गया कि लॉज के रजिस्टर में आरोपी ने गलत नाम लिखने की कोशिश भी की। शोएब शेख की नाम चेंजेस क्यों लग रहा है ऐसा? वो पहला बाप का नाम लिख दिया था, उसके बाद वो शोएब शेख किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक बर्थडे मनाने के बाद शोएब ने अमित कौर की हत्या कर दी। इसके बाद वो शव को लॉज में छोड़कर वापस साइन चला गया। हालांकि पुलिस ने अमित कौर के एक दोस्त की मदद से उसे पकड़ लिया। उधर बड़ी खबर आई गोवा से। वहां पुलिस को बेटे की हत्या के आरोपी सीईओ सूचना सेठ का टिश्यू पेपर पर लिखा एक नोट मिला। गोवा पुलिस के मुताबिक नोट 8 टुकड़ों में फटा था। इसके बाद हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने उस नोट के टुकड़ों को जोड़कर उस पर लिखा मैसेज पढ़ा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उस नोट में सूचना सेठ ने पति वेंकट रामन के हिंसक बर्ताव का जिक्र किया। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पति से नफरत की वजह से उन्होंने अपने 4 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी ताकि वो वेंकट रामन से बच्चे को दूर कर सके। हालांकि सूत्र बताते हैं कि एक रोज पहले पूछताछ के दौरान सूचना सेठ ने बेटे की हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जांच के दौरान गोवा पुलिस को सूचना सेठ का लिखा नोट बरामद हुआ। सूत्र बताते हैं कि यह नोट उसी ट्रॉली बैग से बरामद किया गया जिसमें उन्होंने बच्चे का शव छिपा कर रखा था। और उसी ट्रॉली बैग से पुलिस को टिश्यू पेपर पर लिखा एक नोट मिला। सूत्रों का दावा है कि वो नोट 8 टुकड़ों में था और उस पर आईलाइनर से कई बातें लिखी हुई थी। आशंका ये जताई गई कि बेटे की हत्या करने के बाद सूचना सेठ ने जल्दबाजी में नोट को लिखा और फिर उसे फाड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक 8 टुकड़ों में नोट बरामद होने के बाद पुलिस ने उन्हें जोड़कर उस पर लिखा मैसेज पढ़ा। गोवा पुलिस का दावा है कि इंग्लिश में लिखा यह नोट सूचना सेठ ने ही लिखा है। बताया गया कि उस नोट में सूचना सेठ ने कई बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि उनके पति वेंकट रामन काफी हिंसक है और वो बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते। सूचना सेठ ने यह भी लिखा था कि बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट और उनके पति उन पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर एक दिन के लिए भी वेंकट रामन को अपना बच्चा नहीं दे सकते। पुलिस का दावा है कि ये एक सुसाइड नोट हो सकता है, क्योंकि सूचना सेठ ने बेटे की हत्या के बाद अपनी कलाई की नस काटने की कोशिश की थी। और पुलिस के सूत्रों का दावा है कि गोवा और कर्नाटक बॉर्डर पर हुए हादसे की वजह से सूचना सेठ पुलिस की गिरफ्त में आ गई, क्योंकि सूचना सेठ को गोवा से बेंगलुरु ले जाने के लिए निकले टैक्सी ड्राइवर का दावा है कि ट्रक हादसे की वजह से हाईवे पर भयानक जैम लगा था। और अगर गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर जैम नहीं लगता तो सूचना सेठ बच्चे के शव को बेंगलुरु ले जाने में कामयाब हो जाती। गोवा के होटल से सूचना सेठ को बेंगलुरु ले जाने के लिए निकले रे जॉन डिसूजा नाम के टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि ट्रक हादसे की वजह से हाईवे पर जैम लग गया था। पुलिस से पूछने के बाद पता चला कि 4 से 5 घंटे बाद ट्रैफिक शुरू हो गया। इसके बाद उसने सूचना सेठ को इसकी जानकारी दी और उन्हें फ्लाइट से बेंगलुरु जाने की सलाह दी। तब तक उसे ये नहीं पता था कि सूचना के बैग में बच्चे का शव है। मैडम को बोला कि मैडम देखो 4-5 घंटा तो जाने वाला है और आप क्या करोगे, मुझे आपको चाहिए तो मैं आपको होटल में एयरपोर्ट पे ड्रॉप करता हूँ। हालांकि सूचना सेठ ने फ्लाइट से जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जैम हटने के बाद वो टैक्सी से ही बेंगलुरु जाएंगे। मतलब 4 से 5 घंटे तक सूचना सेठ बच्चे के शव के साथ टैक्सी में ही बैठी रही। ड्राइवर के मुताबिक जैम खुलने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा, गोवा पुलिस ने उसे फोन किया। इसके बाद वो पुलिस के कहने पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मौजूद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उधर नोएडा के कुछ बड़े बिल्डरों पर इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कस दिया।
इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने नोएडा के 4 बड़े बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की। खबर है कि 6 दिनों तक चली इस कार्रवाई में विभाग ने 1500 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को इस भारी रकम का कहीं कोई हिसाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले में दिल्ली में कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से होने वाली है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उनकी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। सपा की पोजीशन साफ नहीं है इसमें। इधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राम मंदिर पर अपनी पार्टी से अलग लाइन पकड़ ली। मेरठ में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने एक भाषण में राम मंदिर के बारे में बात करते हुए राम को आराध्य और सभी को राम का वंशज बता दिया। इमरान मसूद पहले भी विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। तो फिर हम वंशज नहीं है तो और क्या है? श्री राम जन्मभूमि के 500 साल के संघर्ष पर बनी फिल्म 695 का प्रीमियर दिल्ली में हुआ। ये फिल्म 19 जनवरी को देश भर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रामायण सीरियल में राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल के साथ साथ कई दूसरे बड़े कलाकारों ने भी काम किया है। योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। वो अयोध्या में होने वाले कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने अलग अलग रंगों से तैयार दियों की मदद से बनाई गई राम की तस्वीर का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मोज़ेक आर्ट की इस कला के जरिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर बनाई जाएगी। उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। वहां अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले इमरान खान के करीबियों पर हमले तेज हो गए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार किसी भी कीमत पर इमरान खान को दबाना चाहती है। पीटीआई के मुताबिक वहां की सेना और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिलकर इमरान खान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं और पीटीआई का आरोप है कि इसके लिए वहां की सरकार और सेना ने आपस में हाथ मिला लिए हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोकना है। आरोप लगाया गया कि वहां की सरकार इसके लिए जानबूझकर इमरान की पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है और ये पुख्ता करने की कोशिश में है कि इमरान खान किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी न कर पाएं। पीटीआई के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार वहां की पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में पाकिस्तान की अवामी नेशनल पार्टी के कुछ लोग पीटीआई के पूर्व सांसद फजल मोहम्मद खान पर लात घूंसे चलाते दिखाई दिए। हैरत की बात यह रही कि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट परिसर के अंदर पीटा गया और वहां मौजूद पुलिस वाले सिर्फ देखते रहे। बताया गया कि फजल मोहम्मद खान ने अवामी नेशनल पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष के खिलाफ एक याचिका पेशावर हाई कोर्ट में दाखिल की थी और इसी बात से भड़के उन कार्यकर्ताओं ने उन्हें कोर्ट परिसर में ही पीट दिया, वो भी पुलिस के सामने। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वहां इमरान खान के करीबी नेताओं को निशाने पर लिए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसी वजह से इमरान खान की पार्टी पीटीआई ये आरोप लगा रही है कि वहां की सेना और सरकार किसी बड़ी प्लानिंग में जुटी है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इमरान खान की पार्टी के तीसरे नेता को शिकार बनाया गया और इसी बात से पीटीआई आग बबूला। एक दिन पहले ही पीटीआई के नेता और वहां के बड़े कारोबारी शाह खालिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस मामले में पाकिस्तान की पुलिस ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उनकी हत्या आपसी रंजिश की वजह से की गई। इसके अलावा पीटीआई के एक उम्मीदवार की कार पर गोलीबारी का मामला भी सामने आया और अब इमरान खान की पार्टी के नेता फजल मोहम्मद खान को विरोधी पार्टी के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही पीट दिया। मतलब वहां एक के बाद एक पीटीआई के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन न तो वहां की सरकार कुछ कर रही है और न ही पुलिस कोई एक्शन ले रही है। इसीलिए ये आशंका जताई जाने लगी कि पाकिस्तान की सेना और मौजूदा सरकार इस कोशिश में है कि किसी भी तरह इमरान खान को दोबारा ताकतवर होने से रोका जा सके। लेकिन वहां चुनावों की तारीख नजदीक आते ही आर्थिक संकट से जूझते देशों को कर्ज देकर उबारने वाली संस्था आईएमएफ ने पाकिस्तान को बड़ी राहत दी थी। आईएमएफ ने कंगाली से जूझते पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर बड़ी रकम देने का फैसला ले लिया और माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान की जनता को कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि बीते कई महीनों से वहां के लोग 2 वक्त की रोटी तक के लिए तरस रहे हैं। न उनके घरों में आटा है, न ही दाल बची। इसी वजह से पाकिस्तान लगातार आईएमएफ से मदद की गुहार लगा रहा था, जो उसने पूरी कर दी और पाकिस्तान को $700 मिलियन
यानी भारतीय रुपयों में 5,600 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि IMF का अनुमान है कि इस साल पाकिस्तान की GDP में 2% का इजाफा हो सकता है। और माना जा रहा है कि इसी के बाद IMF पाकिस्तान की मदद को राजी हुआ और IMF ने उसकी मांग को पूरा कर दिया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने इस बार IMF से अपने देश में चुनाव कराने के लिए पैसे मांगे। मतलब उसने इस बार अपने देश में चुनाव कराने के लिए IMF के आगे झोली फैला दी और उसे बदले में एक अच्छी खासी रकम मिल गई। उधर पश्चिम बंगाल में नक्सलियों का एक बड़ा नेता पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पुरुलिया जिले से नक्सली नेता सब्यसाची गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। खबर है कि उसके पास से कुछ हथियार और दस्तावेज बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू ने पूछताछ में पाकिस्तान की साजिश का बड़ा पर्दाफाश किया। खबर है कि मट्टू ने जानकारी दी कि भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान हवाला के जरिए बड़ी फंडिंग कर रहा है और जम्मू कश्मीर में मौजूद मोहम्मद रफी नाम का आतंकी उन पैसों का हिसाब रखता है। जावेद मट्टू को हाल ही में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में बीजेपी नेता MJ अकबर की किताब गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। उधर दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया रूस को नई और ताकतवर मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग में रूस की मदद कर रहे किम जोंग उन अब एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं और वो अब अपने दोस्त पुतिन की फौज को अपनी नई मिसाइल से लैस करने की तैयारी कर रहे हैं। ये दावा उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया ने किया। उसके रक्षा मंत्री के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक नई ताकतवर मिसाइल तैयार की है और अब वो उसी मिसाइल को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है। ये पहली बार नहीं है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच किम जोंग उन और पुतिन की हथियार वाली बात सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन के मददगार देशों ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि किम जोंग उन पुतिन के साथ दोस्ती निभाने के लिए उन्हें घातक हथियार सप्लाई कर रहे हैं और दावा है कि इसके बदले उत्तर कोरिया को पुतिन की तरफ से भारी भरकम रकम दी जा रही है और उन्हीं पैसों से किम जोंग उन उत्तर कोरिया की बदहाल अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटे हैं। यही नहीं, रूस से उत्तर कोरिया को हथियारों की नई तकनीक मिलने का भी दावा किया जाता है और रूस की उसी तकनीक का इस्तेमाल करके उत्तर कोरिया नए नए हथियार और मिसाइलें बना रहा है। अपने ऐसे ही हथियारों के दम पर किम जोंग उन अमेरिका तक को आंख दिखा रहे हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर सिर्फ नई मिसाइल रूस भेजने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसने तो ये तक कह दिया कि उत्तर कोरिया यूक्रेन का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों को टेस्ट करने की जगह के तौर पर कर रहा है। मतलब ये कि जैसे ही रूस उत्तर कोरिया से मिली मिसाइलों को यूक्रेन पर दागता है तो उनकी ताकत का पता चल जाता है। हालांकि उत्तर कोरिया ने कभी भी रूस को हथियार भेजने की बात नहीं मानी, लेकिन जिस तरह से किम जोंग उन और पुतिन की दोस्ती जग जाहिर है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हथियारों को लेकर उनकी डील भी दुनिया के सामने आ सकती है। उधर चीन से तनाव के बीच भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के जवानों ने साझा अभ्यास किया। चीन का भारत और जापान के साथ सीमा को लेकर कई साल से विवाद रहा है और इसी बीच समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत और जापान एक साथ आ गए। समंदर में सरहदों की रक्षा के लिए जिम्मेदार दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के जवानों ने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का अभ्यास किया। इस ड्रिल में भारतीय कोस्ट गार्ड के आधा दर्जन से ज्यादा जहाजों और निगरानी करने वाले विमानों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में किया गया, जिसमें दोनों देशों के समुद्री रक्षकों ने आपसी तालमेल बढ़ाने का काम किया और समंदर में किसी भी मिशन को मिलकर पूरा करने का अभ्यास किया। 5 दिनों की इस ड्रिल की शुरुआत 8 जनवरी को हुई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों को हटाने पर केंद्र को कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डीजल से चलने वाली बड़ी गाड़ियों को धीरे धीरे हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने उनकी जगह BS6 मानक वाली गाड़ियों के लिए 6 महीने में नीति तैयार करने का भी आदेश दिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से किनारा करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने धर्म को राजनीति से न जोड़ने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि वो 22 जनवरी के बाद मंदिर जाएंगे। अगर मुझे कभी भी धार्मिक तरीके से बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। दिल्ली के विश्वास नगर में एक दुकानदार पर एक आदमी को चाकू मारने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक मोमोज की चटनी मांगने पर उस आदमी और दुकानदार में विवाद हुआ, जिसके बाद उस दुकानदार ने चाकू से उस आदमी के चेहरे पर हमला कर दिया। इधर अपनी यात्रा से पहले राहुल गांधी दिल्ली में यूथ कांग्रेस के नेताओं से मिले।
राहुल गांधी दिल्ली में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों ने दावा किया कि पर्यटकों में इन दिनों अयोध्या को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी है और लोग गोवा और नैनीताल से भी ज्यादा अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। यही नहीं, खबर है कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या के कई होटलों में किराया बढ़कर 70,000 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात के सूरत में 115 फीट ऊंचा झंडा लगाया गया। वहां की एक इमारत पर लगे इस झंडे पर जय श्री राम के नारे के साथ भगवान राम की तस्वीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद की जयंती पर देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान पीएम ने महाराष्ट्र के नासिक में विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पीएम ने ट्वीट कर युवाओं से अपील की कि वो विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलें। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया। इस पुल को मुंबई और नवी मुंबई के बीच बनाया गया है। इसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने इस पुल की आधारशिला रखी थी और 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस अटल सेतु का उद्घाटन किया। पुल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री के अलावा वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा और इसके बनने से 2 घंटे की दूरी महज 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बने करीब 22 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समंदर पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर बना है। जानकारी के मुताबिक इसे बनाने में आईफिल टावर से 17 गुना ज्यादा लोहे का इस्तेमाल हुआ है और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील इस पुल में लगा है, जबकि इसे बनाने में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। ये पुल इतना आधुनिक है कि इस पर भूकंप और समंदर में आने वाली हाई टाइड और तूफानी हवाओं तक का असर नहीं होगा। और देश को अटल सेतु की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक रोड शो भी किया। वहां उन्हें देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहां खुली गाड़ी में एंट्री ली, लोगों ने उनके समर्थन में तालियां बजानी शुरू कर दी। इस दौरान उस गाड़ी पर प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिखे। उनके साथ ही राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी नजर आए। इस रोड शो के दौरान वो सभी नेता वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखाई दिए। वहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि जहां तक निगाह गई लोग ही लोग नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 7 साल पहले 2016 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। अटल सेतु का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सेतु पर भी गए। वो काफी देर तक अटल सेतु पर पैदल ही घूमते हुए उसका मुआयना करते रहे। इस पुल के दोनों तरफ खास तरह के साउंड बैरियर बनाए गए हैं ताकि गाड़ियों का शोर पक्षियों और समुद्री जीवों को परेशान न करे। प्रधानमंत्री उन साउंड बैरियर को भी ध्यान से देखते रहे। उधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के एक करीबी पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज खान उर्फ चुन्नू की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली। बाराबंकी और लखनऊ पुलिस की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दुकान में एक मोबाइल फोन से बैटरी निकालने के दौरान उसमें जोरदार धमाका हो गया। इस घटना में दुकानदार का हाथ जल गया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया। वो छात्रा एक सरकारी हॉस्टल में रहती थी और इसके बाद उस हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात के अमरेली में एक कुएं से 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रशासन ने कुएं से एक महिला और एक बच्चे समेत 3 शवों को बाहर निकलवाया। पुलिस हत्या के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 7वीं बार देश के सबसे साफ सुथरे शहर का खिताब मिलते ही वहां
जश्न शुरू हो गया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान हुआ और इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण इंदौर में किया गया। वहां शहर के सैकड़ों सफाई कर्मी एक बड़ी सी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे थे। और जैसे ही इंदौर विजेता बना, वहां ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। मेहनत सफल होने पर वहां मौजूद महिला सफाई कर्मी तो खुशी से झूम उठी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणामों के लिए इंदौर पूरी तरह से तैयार था। वहां नगर निगम कार्यालय के बाहर पूरी सड़क पर रंगोली बनाई गई और जैसे ही जीत का ऐलान हुआ, वहां पटाखे फूटने लगे। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने सफाई कर्मियों को मिठाई खिलाकर उन्हें जीत की बधाई दी। विदेशों में हमारा नाम हुआ है तो हमें तो खुशी होगी ना। इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे साफ सुथरा शहर बना। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। हालांकि इस बार पहले पायदान पर इंदौर के साथ ही गुजरात का सूरत भी है। मतलब इन दोनों शहरों को देश के सबसे साफ शहरों का दर्जा हासिल हुआ। इधर दिल्ली के पास नोएडा के एक डॉक्टर को ऑपरेशन के दौरान ही दिल का दौरा पड़ गया। दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा के एक अस्पताल में ऑपरेशन कर रहे एक डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। खबर है कि घटना के वक्त वो डॉक्टर एक मरीज की आंखों का ऑपरेशन कर रहे थे। बताया गया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 5.69% रही। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल नवंबर में यह दर 5.5% थी। इसके अलावा नवंबर महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट 2.4% रहा। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को पछाड़कर वैल्यूएशन के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में तेजी और एप्पल के शेयरों में कमजोरी की वजह से यह मुमकिन हो पाया। उधर गाजा के खान यूनिस शहर में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान धमाका होने से तबाही मच गई। घटना का जो वीडियो सामने आया, उसे देखने के बाद हर कोई सहम गया। गाजा के दक्षिण में मौजूद खान यूनिस वो शहर है जहां पिछले कई दिनों से हमास और इजरायल के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुए इस धमाके की वजह से वहां पूरा इलाका थर्रा गया, क्योंकि धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी वजह से वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा हुई। इसके बाद वहां इतनी जोरदार आवाज आई कि आसपास मौजूद लोग दहल गए। जो वीडियो सामने आया उसमें बमबारी की वजह से तबाह हो चुके एक मकान में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता दिखा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उस मकान में कुछ लोग फंसे थे और उन्हीं लोगों को बचाने के लिए कुछ बचाव कर्मी मकान के अंदर जा रहे थे। लेकिन किसी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां इतना बड़ा धमाका हो जाएगा। जैसे ही एक आदमी मकान के अंदर पहुंचा, वहां ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद वहां हर तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया। जान बचाने के लिए धमाके वाली जगह से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक बचाव कर्मी ने वहां से दौड़ लगा दी। वो गिरते पड़ते मकान के दरवाजे से बाहर निकला और उसे देखकर उसके पीछे मौजूद लोग भी वहां से भाग खड़े हुए और धमाके की वजह से वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये धमाका तब हुआ जब जंग की वजह से उस मकान में घायल हुए लोगों की मदद करने वहां कुछ बचाव कर्मी पहुंचे। और तभी उस मकान की छत के पास हुए इस धमाके ने वहां मौजूद लोगों को दहशत से भर दिया। बम फटने की आवाज से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग बुरी तरह कांप गए। धमाके के बाद वहां आग का गोला उठता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे आसमान से उस मकान को निशाना बनाकर बम गिराया गया हो। धमाके की वजह से आसपास के इलाके में हर तरफ धुआं भर गया। धुआं इतना ज्यादा था कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। जो वीडियो सामने आया उसमें धमाके की चपेट में आने वाले एक बचाव कर्मी को उसके साथी सहारा देकर खड़ा करते दिखाई दिए। इसी तरह घायल हुए दूसरे लोगों को भी लोग एम्बुलेंस में ले जाते नजर आए। उस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलने की वजह से वहां पहले से ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी दिखी। इसी वजह से धमाके में घायल लोगों को फौरन मदद मिल गई। उधर बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपने शानदार प्रदर्शन का राज खोला। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 60 रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपने खेल में बदलाव का श्रेय
महेंद्र सिंह धोनी को दिया। उन्होंने धोनी की जमकर तारीफ करते हुए जानकारी दी कि मैच को जीत के साथ खत्म करने को लेकर उन्हें धोनी से काफी कुछ सीखने को मिला। पहली बार पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर रहे तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में उन्होंने अपने करियर का सबसे महंगा ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने 24 रन खर्च कर दिए। दूसरी तरफ उनकी टीम ये मैच 46 रन से हार गई। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड ने भविष्यवाणी की कि विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ये कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर के नाम है। हैदराबाद में दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर महेश बाबू अपने प्रशंसकों के साथ अपनी नई फिल्म गुंटूर कारम देखने पहुंचे। इस दौरान सिनेमा हॉल में महेश बाबू को उनके प्रशंसकों ने घेर लिया। इधर मध्य प्रदेश के सतना में मिट्टी ढहने से दबे एक मजदूर को बाहर निकालने के लिए 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वहां सीवर लाइन के काम के दौरान खोदे गए 25 फीट गहरे गड्ढे में अचानक मिट्टी धंस गई और वो मजदूर दब गया। और मिट्टी में दबे उस मजदूर को बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। इस घटना की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया गया कि 25 फीट के गहरे गड्ढे में वो मजदूर 22 फीट के आसपास दबा था। उसे बाहर निकालने के लिए उस गड्ढे के ठीक पास दूसरा गड्ढा खोदा गया और इसके लिए खुदाई करने वाली 2 मशीनों के अलावा दूसरी मशीनों की मदद ली गई। जबकि तस्वीरों में दिखा कि एसडीआरएफ के 4 से 5 जवान कुदाल से मिट्टी खोदते नजर आए और कुछ जवान तो हाथों से मिट्टी हटाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां गड्ढे में उतरने के लिए एक सीढ़ी भी लगाई गई और उसके जरिए एसडीआरएफ की टीम को जरूरी सामान मुहैया कराया गया। इस बीच एसडीआरएफ के वो जवान काफी देर तक मशक्कत करते रहे और 7 घंटे के बाद उस मजदूर को बाहर निकाला जा सका। लेकिन 25 फीट के गहरे गड्ढे में दबे उस मजदूर की जान नहीं बचाई जा सकी। बताया गया कि वो मजदूर शाम के 5 बजे मिट्टी में दबा था। उसे बाहर निकालने में रात के 12:30 बज गए, यानी कि वो कई घंटों तक मिट्टी के नीचे दबा रहा और दम घुटने की वजह से उस मजदूर की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टर ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। आरोप लगा कि सतना के मारुति नगर में सीवर लाइन का काम जल्दी पूरा करने की वजह से सभी नियमों की अनदेखी की गई, यानी कि सीवर लाइन के काम के दौरान मजदूरों के सुरक्षा इंतजाम को ताक पर रखा गया, जिसकी वजह से वहां 25 फीट के गहरे गड्ढे में मिट्टी धंस गई और उस मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया और ये ठेकेदार की लापरवाही है। इस हादसे के बाद मृतक मजदूर के परिवार ने वहां सीवर लाइन का काम करने वाली कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही उस कंपनी के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई और इसके बाद प्रशासन ने भी जांच करते हुए उस कंपनी पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया।